नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों के फंचे में फसक के चूड़े बुखड़े लुकाकर हम एक बार फिर से लाए हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते हफ्ते अपने उत्तराखंड में बकी बात की हरक फरक हुई। पंचायत चुनावों का घपरोल महाघपरोल में बदल गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसकी कुछ भव्य तो कुछ विभत्स तस्वीरें सामने आई। घोटालों के कुछ नए आरोप भी बीते हफ्ते सामने आए। तो अचकली बात यह भी हुई कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त ही घोषित कर दिया गया। क्या उन तब बरसात के मौसम में उत्तराखंड आपदाओं का पहाड़ बन जाता है, तो ऐसी ही आपदाओं की खबरें बीते हफ्ते भी सामने आई और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी वो खबरें भी सामने आई जो बता रही हैं कि कैसे स्कूली शिक्षा की मवासी घाम लगाई जा रही है। एक अतरंगी खबर यह भी आई कि प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें ढोंगी बाबाओं को पहचान कर अलग किया जा रहा है। ये बड़ा कमाल का ऑपरेशन है, क्योंकि बाबाओं में से सिद्ध बाबा और ढोंगी बाबा की पहचान कर पाना तो अपने आप में ही सिद्धों वाला काम है, पर हमारी सरकार भी कम सिद्ध थोड़ी है। तब इन सभी मुद्दों को अभी विस्तार से बांचेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक ज़रूरी अपील। अगर आप बारामासा के नियमित दर्शक हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है, तो ज्वाइन का बटन दबाकर बारामासा की पेड मेंबरशिप ज़रूर लें। बारामासा लेमन चुसिया विज्ञापनों से दूर रहता है। लेमन चुसिया यानी ऐसे विज्ञापन जो विज्ञापन दाता अपने काम, योजना या बिजनेस के प्रचार प्रसार के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए बांटता है ताकि उसे कथित पत्रकारों की गिच्ची पट्ट बुझा दी जाए और मीडिया संस्थान सिर्फ लेमन चुसिया विज्ञापनों का स्वाद लेते हुए विज्ञापन दाता की स्तुति में तालियां बजाने के ही काम के रहें। उत्तराखंड सरकार तो साल भर में ऐसे 2, 4 या 10 करोड़ के नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ के लेमन चुसिया विज्ञापन बांटती है। बारामासा में हम ऐसे कोई भी विज्ञापन नहीं लेते जिनमें किसी भी तरह का क्विड प्रो को हो, यानी ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं जिसके एवज में हमसे हमारी एडिटोरियल लाइन ही गिरवी रखवा देने की उम्मीद की जाए। संसाधनों के अभाव में अगर बारामासा को बंद कर देने का भी फैसला लेना पड़े, तो हम बिना किसी झिझक के ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जनपक्षीय एडिटोरियल लाइन से कोई भी समझौता हम किसी भी कीमत पर नहीं करने वाले। हम पूरी मजबूती से जनपक्षीय पत्रकारिता करते रहें, उसके लिए हमें आपके सीधे समर्थन की भी ज़रूरत है। बारामासा की न्यूनतम मेंबरशिप 89 रुपये प्रति माह से शुरू होती है और अधिकतम 599 रुपये प्रति माह है। आप अपने सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार बारामासा का सिमनिया, दगड़िया, कुटुंब या मासाब प्लान चुन सकते हैं। एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले दर्शक यूट्यूब ऐप के माध्यम से ही मेंबरशिप प्लान चुन सकते हैं। इसके लिए बारामासा चैनल पर जाएं। यहाँ आपको सब्सक्राइब बटन के साथ ही ज्वाइन बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद कोई भी प्लान सेलेक्ट आप कर सकते हैं और डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई के माध्यम से मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आईफोन इस्तेमाल करने वाले दर्शकों को थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, क्योंकि iOS की यूट्यूब ऐप पर चैनल ज्वाइन करने का विकल्प फिलहाल नहीं है, लेकिन आईफोन यूज़र अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से बारामासा की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूट्यूब खोलकर लॉगिन करें और बारामासा चैनल पर जाकर ज्वाइन का बटन दबाएं। यहाँ से आप बारामासा का सिमनिया, दगड़िया, कुटुंब या मासाब प्लान चुन सकते हैं। इस लंबी अपील को आपने बिना पनवेल निकलने की जल्दी किए सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर और उसकी शुरुआत करते हैं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से, जिससे जुड़ी 2 रिपोर्ट्स अभी हाल ही में आई हैं, लेकिन कुलाने लुका दी गई हैं। इनमें से पहली रिपोर्ट है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और दूसरी है PGI 2.0 यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। ये दोनों ही रिपोर्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और ये दोनों ही रिपोर्ट बता रही हैं कि उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा की स्थिति उतणदंड हो चुकी है। पहले बात करते हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की। इस सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों को शामिल किया जाता है, ताकि स्कूली शिक्षा के अलग अलग पड़ावों का बेहतरी से आंकलन किया जा सके। उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि इस सर्वेक्षण के हर एक पैमाने पर हम राष्ट्रीय औसत से भी नीचे हैं। कक्षा 3 में छात्रों का प्रदर्शन गणित और भाषा दोनों में ही राष्ट्रीय औसत से 5% कम है। यही स्थिति कक्षा 6 के छात्रों की भी है, जिनका भाषा में प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 3% नीचे है, गणित का प्रदर्शन 6% नीचे है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 4% नीचे है।
कक्षा 9 के छात्रों का ट्रेंड भी ऐसा ही है, जिनका भाषा में प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से 4% कम है, गणित में प्रदर्शन 3% कम है, विज्ञान में 1% कम और सामाजिक विज्ञान में 3% कम। ध्यान दीजिए कि यहाँ तुलना राष्ट्रीय औसत से हो रही है और हम सभी पैमानों में औसत से भी नीचे हैं। ये स्थिति सिर्फ सरकारी स्कूलों की ही नहीं है, बल्कि एडेड और प्राइवेट स्कूलों की भी ऐसी ही स्थिति है। उत्तराखंड में हर तरह के स्कूल लगभग हर पैमाने में राष्ट्रीय औसत से पीछे ही हैं। सिर्फ 1-2 पैमानों में उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बेहतर करते नजर आ रहे हैं, वो भी कक्षा 9 और 6 में। प्राथमिक शिक्षा में तो हम पूरी तरह से राष्ट्रीय औसत से पीछे ही हैं। दूसरी रिपोर्ट है PGI 2.0, जो अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की पिछले 2 सालों की स्थिति बयां कर रही है। इस रिपोर्ट में लर्निंग आउटकम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस तक के पैमानों को मापा गया है और फिर कुल 1000 में से नंबर दिए गए हैं। उत्तराखंड को साल 2023-24 में 1000 में से सिर्फ 526.3 अंक मिले हैं और इन अंकों के साथ हम कुल श्रेणियों में से नीचे से तीसरी श्रेणी के राज्यों में खड़े हैं। ये भी गौर करने लायक है कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल ने जहां पिछले साल की तुलना में 40 अंक अधिक हासिल किए हैं, वहीं हम पिछले साल की तुलना में 12 अंक और नीचे खिसक चुके हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग के पैमाने पर तो उत्तराखंड फिर भी थोड़ा बेहतर स्थिति में है, लेकिन बिजोग ऐसा पड़ा है कि हम लर्निंग आउटकम से लेकर गवर्नेंस तक में कांडे लगवाए हुए हैं। कांडे लगने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि 3 निदेशकों और उनके ऊपर बैठे महानिदेशक वाले भारी भरकम शिक्षा विभाग के ये हाल हैं कि गवर्नेंस में भी फिसड्डी साबित हो रहा है। दिवंगत पत्रकार राजेंद्र टोडरिया उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के बारे में कहा करते थे कि ये एक ऐसा विभाग है जिसने बिल्लियां तो खूब पाल रखी हैं, लेकिन मुंह से मारने का काम उनमें से कोई भी नहीं करती। शिक्षा विभाग में एक तरफ बड़े अधिकारियों की भरमार है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के लगभग 90% स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य ही नहीं है। सरकार के पास बहाना है कि ये मामला तो कोर्ट में लंबित है, इसलिए प्रधानाचार्य नहीं है, लेकिन सरकार से ये पूछने वाला कोई नहीं कि मामला तो पंचायत चुनावों का भी कोर्ट में था और ऐसे ही अन्य चुनावों के मामले भी कोर्ट में अक्सर जाते हैं। लेकिन चुनावों में क्योंकि खुद का भविष्य दांव पर होता है, इसलिए मामला तुरंत निपटा लिया जाता है, जबकि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों का भविष्य दांव पर होता है, इसलिए सरकार निचंत सोई रहती है। जरा सोचिए कि पिछले 5-6 सालों से सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद लगातार खाली होते जा रहे हैं और लगभग 90% स्कूल बिना इन पदों के ही चल रहे हैं। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था घाम लगाने में नेताओं की ही तरह या शायद उनसे भी कुछ ज़्यादा यहाँ अधिकारियों की भूमिका है। अब इसे थोड़ा गौर से समझिए। अधिकारियों के 2 संवर्ग होते हैं, एक एकेडमिक ऑफिसर्स जो स्कूल के ही बैकग्राउंड से आते हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो सीधा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आते हैं। स्कूल के बैकग्राउंड से आने वाले अधिकारी पहले प्रमोट होते हुए उच्च पदों तक भी जाते थे, लेकिन अब उन्हें स्कूलों तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि आयोग से आने वाले अधिकारी निदेशक के पद तक जाते हैं। स्वाभाविक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की यूनियन भी मजबूत होती है और उनकी जिम्मेदारी भी तगड़ी होती है, इतनी ज़्यादा कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में शिक्षा के 3 निदेशालय बने हुए हैं, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी इनमें पुगाए जा सकें। आप शिक्षा विभाग के पूरे ढांचे को देखिए तो आपको हैरानी होगी कि इतने अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं। शिक्षा और स्कूल दोनों की ही स्थितियों पर ऐसे कांडे लगे हुए हैं कि किसी NGO की रिपोर्ट नहीं, बल्कि खुद केंद्र सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तराखंड में शिक्षा उतड़दंड पड़ी है। अब आप इस ढांचे को देखिए। यहाँ 3 निदेशालय हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय। इन 3 निदेशालयों में एक तो निदेशक बैठते हैं और फिर उन तीनों के ऊपर एक महानिदेशक अलग से। उनके भी ऊपर शिक्षा सचिव होता है और सबसे ऊपर हमारे मंत्री जी तो खैर हैं ही, पर उनकी छुई तो क्या लगानी। अब अधिकारियों की इस कुर्चा कुर्ची को आप ऐसे भी समझिए कि पहाड़ का कोई स्कूल अगर 6 से 12 तक का है तो उसकी जिम्मेदारी के लिए 1 दर्जन अधिकारी मौजूद हैं। चाहे तो आप गिन लीजिए। सबसे पहले उप शिक्षा अधिकारी, फिर है खंड शिक्षा अधिकारी। अब स्कूल क्योंकि 6 से 12 तक का है तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा की भी जिम्मेदारी है। फिर है मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनके ऊपर मंडल स्तर पर आते हैं अपर निदेशक प्रारंभिक और अपर निदेशक माध्यमिक। फिर उनसे ऊपर 3 निदेशक साहब जो निदेशालयों में बैठे हैं।
फिर महानिदेशक साहब और फिर सचिव साहब, पूरे 12 अधिकारी। और उसके बाद भी गवर्नेंस की ऐसी फुंधुलिया स्थिति है कि उसके बारे में केंद्र सरकार की पीजीआई रिपोर्ट साफ साफ बता रही है। इस भारी भरकम तामझाम के अलावा SCERT और डाइट अलग से हैं, जिनका खेल और भी निराला है। साल 2013 में राज्य सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसके जरिए अपर निदेशक के पद के अलावा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पदों को यहां से खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 15 सालों से कोई नई नियमावली नहीं बनाई गई, लिहाजा यहां भी काम जुगाड़ से ही चल रहा है। जुगाड़ से मतलब जिसका जुगाड़ बैठ गया उसने यहां पद लौकिया लिया और तैनाती पा ली। और जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर कभी भी घूस ले देकर तो होते नहीं, संभवतः यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। बाकी ऐसे मामलों के बारे में नीगिदा ने कहा ही है कि माचू पानी पेंदु नहीं दिखे। उत्तराखंड में शिक्षा की दुर्गति यहीं खत्म नहीं होती। इनमें नेताओं और अधिकारियों के अलावा भी कई हिस्सेदार हैं जो बच्चों के भविष्य की कीमत पर मलाई सपोड़ते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस का मुद्दा तो अब एक तरह से स्वीकार्य हो चुका है, लेकिन प्रकाशन वाले माफियाओं पर चर्चा कम ही हो पाती है। ये माफिया निजी स्कूलों से लेकर सरकारी स्कूलों तक हर जगह पैठ रखते हैं। इसे पहले प्राइवेट स्कूल के एक उदाहरण से समझिए। अपने 2 बच्चों को देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले एक अभिभावक बताते हैं कि उनका एक बच्चा क्लास 6 में है और दूसरा क्लास 3 में। इस साल उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो NCERT की किताबें खरीदी वो 1000 से भी कम में आ गई थी, लेकिन स्कूल इन किताबों के अलावा सपोर्टिंग किताबें खरीदने को ज़बरदस्ती विवश करता है, जिनकी कीमत 7600 बन जाती है। ये है पब्लिशर और प्राइवेट स्कूल का नेक्सस, जिसका एक कट स्वाभाविक है कि ऊपर तक जाता है। सरकारी स्कूलों में ये नेक्सस दूसरे तरह से काम करता है। यहाँ NCERT की किताबों में राज्य की तरफ से सिर्फ एक पन्ना अलग से जोड़ा जाता है। इस एक पन्ने को जोड़ने के नाम पर सारी छपाई का ठेका दोबारा से खुल जाता है और किताबों की कीमत भी बढ़ जाती है। इस वजह से किताबें देर से भी पहुंचती हैं, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है, कमीशन का मीट भात निरंतर पकता चला जाता है। इतने तामझाम का हासिल क्या है, उसे देखने के लिए वैसे आपको सरकारी या गैर सरकारी किसी रिपोर्ट और सर्वे की भी ज़रूरत नहीं। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति तो आप पहाड़ में कहीं भी जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। वो ऐसी हो चली है कि अब उसी का हवाला देते हुए सरकार क्लस्टर व्यवस्था ला रही है। इसके बारे में कागजों में तो कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय यानी सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित किए जाने के संबंध में है। लेकिन अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक को ये वाजिब डर है कि इस बहाने सैकड़ों स्कूल बंद हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूलों का जब मर्जर होगा और सरकार बच्चों को जब रोज़ किराया ही इसलिए बांट रही है कि वो घर से 5 किलोमीटर दूर के स्कूल में आएँ, तो स्वाभाविक है कि उनके मूल या उनके गांव के स्कूल खाली होंगे और फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जैसा कि पिछले 10 साल में देश के उन 90,441 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी एक से हों या वो इसकी बेहतरी के लिए कुछ करना ही ना चाहते हों। कई अधिकारी व्यक्तिगत प्रयासों से भी सरकारी शिक्षा को बेहतर बनाने में भरसक प्रयास करते हैं, और विशेष तौर से कई सरकारी शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अकेले के प्रयास से ही कई स्कूलों और कई बच्चों का भविष्य सुधारा है। उत्तराखंड में अगर कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कई साल से देहरादून से ठसके नहीं हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे शिक्षक भी हैं जो लगातार दुर्गम इलाकों में तैनाती देते हुए एक एक बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। सरकार की अजीबोगरीब नीतियों की मार भी संभवतः ऐसे ही शिक्षक सबसे ज़्यादा झेलते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तन्मयता से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जबकि जिन लोगों पर पूरी व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी है, वे लोग ये जिम्मेदारी संभालने के बाद कभी ईमानदार प्रयास करते नजर ही नहीं आते। अब आप इस खबर को ही देखिए और इस तस्वीर को भी देखिए। ये खबर तब की है जब प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। उस समय अतिथि शिक्षक अपने शोषण को लेकर धरना दे रहे थे, तो विधायक पुष्कर सिंह धामी उन शिक्षकों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे थे, उनके साथ बैठे थे, उनकी मांगों का समर्थन किया था और आश्वासन भी दिया था कि उनकी बात को मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखेंगे। आज वही पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री बने हुए 4 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की स्थिति आज भी वैसी ही है जैसी 4 साल पहले इस तस्वीर में देखी जा सकती है। उन्हें आज भी न तो नियमित करने की दिशा में काम हुआ है, न उनको अवकाश के दौरान कोई वेतन मिलना तय हुआ है, और न ही उनसे करवाए जाने वाले गैर शिक्षण कार्य कम हुए हैं। चुनावों में भी उनको हाजिरी बजानी ही है। बहरहाल,
अब बात करते हैं पिछले हफ्ते की उस खबर की जिसकी चर्चा इन दिनों चहुं ओर है, यानी पंचायत चुनाव की खबर जो अब महाघपरोल में बदल चुकी है। प्रत्यक्ष चुनावों में ऐसी मनमानी आज से पहले या तो द डिक्टेटर वाले अलादीन ने ही की थी या अब उत्तराखंड में ही हो रही है। पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट है कि एक व्यक्ति 2 जगह मतदाता नहीं हो सकता और विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तरह त्रिस्तरीय चुनावों में 2 जगह से चुनाव भी नहीं लड़ा जा सकता। इसमें यह भी साफ है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी भी नगर निकाय में है तो वो व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन प्रदेश भर में ऐसे दर्जनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं या शायद सैकड़ों लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम नगर निकायों में भी दर्ज है। इसलिए घपरोल की स्थिति तो बननी ही थी। ये घपरोल तब और भी बढ़ गया जब कई प्रत्याशियों के नामांकन इसी आधार पर रद्द कर दिए गए, लेकिन कई अन्यों के स्वीकृत कर लिए गए। इस बीच चुनाव आयोग ने एक पत्र भी जारी कर दिया और कहा कि अगर किसी का नाम किसी नगर निकाय की मतदाता सूची में मौजूद भी है तब भी उसे पंचायतों में चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इससे स्थिति और भी बिगड़ी तो पत्रकार शक्ति बरतवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव पंचायती राज अधिनियम के आधार पर और इसके प्रावधानों के अंतर्गत ही करवाए जाएंगे। ऐसे मनमाने तरीकों से अधिनियम को फुंड चुलियाते हुए चुनाव नहीं हो सकते। हालांकि कोर्ट ने चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए चुनाव अपने समय पर ही होंगे। लेकिन अब कई जगह उपचुनावों की नौबत आएगी और संभवतः कई ऐसी जगह भी उपचुनाव की नौबत पड़ेगी जहां निर्विरोध ही कोई प्रत्याशी जीत रहा हो या जितवाया जा रहा हो। बीते हफ्ते एक खबर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल बलूनी के हवाले से भी आई। यहाँ आप लोग सांसद अनिल बलूनी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अनिल बलूनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सूचना के अधिकार के तहत जनहित से जुड़ी कई अहम जानकारियां सार्वजनिक कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने विद्युत विभाग को एक शिकायत लिखते हुए बताया है कि विभाग के ही एक इंजीनियर साहब ने अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एक कंपनी से ही देहरादून में स्मार्ट मीटर लगवा दिए और लगातार लगवाए जा रहे हैं। अनिल बलूनी का आरोप है कि अवर अभियंता गौरव नाथ ने विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पद का दुरुपयोग किया है और न सिर्फ अपनी पत्नी की कंपनी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम करवाया जा रहा है, बल्कि इस काम को करने के लिए विभाग के अस्थायी कर्मचारियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अनिल बलूनी बताते हैं कि उनकी शिकायत के बाद अब विभाग ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया है। इस तरह के घोटालों और घपलों की खबरें उत्तराखंड में भले ही हर रोज की बात हो चली हो, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बकी बात यह हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इसलिए सम्मानित किया गया कि उन्होंने बल प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। ये पोस्टर देखिए, इसमें लिखा गया है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने पर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का समस्त धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा समर्थित भव्य सम्मान समारोह। पोस्टर में एक तरह से दावा है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करवा दिया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जाना है। हालांकि यह समारोह जब आयोजित हुआ तब पोस्टर थोड़ा बदल दिया गया और लिखा गया भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के समर्थन में। वैसे कोई धामी जी से पूछ ले कि ऐसी ही कठोर कार्रवाई उन मंत्रियों के खिलाफ भी कर दीजिए जनाब, जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं और आप हैं कि जांच के आदेश तक देने को तैयार नहीं हैं। या अवैध खनन के जो आरोप आपकी ही पार्टी के विधायक और सांसद लगातार उठा रहे हैं, उनका आज तक क्या हुआ? यह जल जीवन मिशन से लेकर शराब की ओवर रेटिंग तक जो रोज सवाल उठ रहे हैं, उनका ही भ्रष्टाचार कुछ कम हो जाता तो ये सम्मान समारोह जनता का भी समारोह बन जाता। वैसे इस आयोजन में मुख्यमंत्री जी को ऑपरेशन कालनेमी के लिए भी बधाई दी गई। ये बड़ा कमाल का ऑपरेशन शुरू किया उत्तराखंड सरकार ने। वैसे तो साधु के भेष में आए रावण को माता सीता भी नहीं पहचान सकी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार आखिर देवभूमि की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। ध्यान दीजिए कि ये अभियान साधुओं के सत्यापन का अभियान नहीं, बल्कि ढोंगी बाबाओं को पकड़ने का अभियान बताया जा रहा है, जिसमें 200 ढोंगी बाबाओं को बल पकड़ भी लिया गया है। वैसे अगर सरकार की नीयत साफ होती तो उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में ऐसे अभियान की सख्त ज़रूरत है, जिसमें ढोंगी बाबा पकड़े जाएं जो लोगों की श्रद्धा को भुनाते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। इनमें अधिकतर तो ऐसे हैं जिनके साथ हमारे देश के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े अभिनेता भी अक्सर देखे जाते हैं। फिर चाहे वो हेलेलुया और मेरा यीशु यीशु बोलते हुए गूंगे से बुलवा देने वाले, अंधे को आंखें देने वाले और लंगड़ों को चला देने का दावा करने वाले ईसाई धर्मगुरु हों, बेहद अवैज्ञानिक तर्क करने वाले और झाड़ू या किसी अन्य लाठी डंडे से
पीठ पर मार मार कर लोगों की लाइलाज बीमारियों को दूर कर देने वाले मुस्लिम धर्मगुरु हों, या हवा से अमरूद निकालकर और किसी कागज पर बिना बताए समस्या और समाधान लिखने का स्वांग करते हुए दिव्य शक्ति होने का दावा करने वाले हिंदू धर्मगुरु हों। ऐसे धर्मगुरु खुलेआम बाकायदा टीवी और इंटरनेट पर लाइव करते हुए लोगों को भ्रामक बातें कहते हैं, हरी लाल चटनी के साथ समोसा खाने से समस्याओं का समाधान देते हैं और इनको ऐसा करने दिया जाता है। असल ऑपरेशन कालनेमी यही होगा कि ऐसे भ्रामक दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, लेकिन अक्सर ऐसे वायरल बाबा बड़ा वोट बैंक अपने साथ रखते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, इनका भव्य स्वागत किया जाता है। धामी जी से प्रार्थना है कि जब आपने रामायण के उस प्रसंग से प्रेरणा लेकर ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर ही दिया है जिसमें बजरंग बली ने कालनेमी का वध किया था, तो अब इस ऑपरेशन को बड़े फलक तक लेकर जरूर जाएं। साधुओं की पहचान अच्छी पहल है और इसमें कोई भी संदिग्ध या अपराधी पकड़ में आते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे ढोंगियों को पकड़कर और बड़े बड़ों को छोड़कर अगर खाना पूर्ति ही आप करते रहेंगे तो फिर आप भी उन पार्ट टाइम IAS IPS और फुल टाइम यूट्यूबर वाला ही काम कर रहे होंगे जो सड़क पर हेलमेट का चालान और चाय की टपरी पर गुटखे की पूछताछ करते हुए रील तो बनवाते हैं, लेकिन अवैध धंधों के बड़े अड्डों से उचित दूरी बनाए रखते हैं। ऐसी ही उचित दूरी जैसी आपने विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल से बनाई हुई है और सदन में कभी सोमवार आने ही नहीं दिया। इस बार भी आपकी सरकार ने गैरसैंण में जो सत्र रखा है वो 19 अगस्त यानी मंगलवार से शुरू होकर 22 अगस्त यानी शुक्रवार को खत्म हो रहा है। ये चकड़ैतों वाला काम हमारी सरकार बड़े करीने से करती है। पिछले कई साल से विधानसभा के सत्र से सोमवार ही गायब है। इस बार भी ऐसा ही होगा और 19 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र अगर एक दिन आगे खिसकाना भी पड़ा तो शनिवार तक निपटा दिया जाएगा। ये क्यों किया जाता है, इसे हमने एक्स्ट्रा कवर के इस एपिसोड में विस्तार से बताया था। अगर आप इस पहलू से अनजान हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये एपिसोड देख सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। जाते जाते वही अपील एक बार फिर कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो 12 मासा की मेंबरशिप ज़रूर लें, ताकि हम उत्तराखंड की वो सारी जानकारियाँ आप तक बेझिझक बेखौफ लाते रहें जो हमारे नेता आपसे छिपाना चाहते हैं। यदि आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर है तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पैलाग, नमस्कार।